आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। फरवरी में एक तरफ बसंत की बहार तो दूसरी तरफ पढ़ने वाले बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम्स का टेंशन। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों क्लास के लिए एग्जाम को लेकर इन दिनों छात्र छात्राएं पढ़ाई में मसरूफ हैं। लेकिन इस व्यस्तता के बीच बच्चों को लेकर काफ़ी चिंताएं भी बनी हुई हैं। आखिरकार एग्जाम में होगा तो होगा क्या? परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के ऊपर सिलेबस के साथ साथ कोर्स कंप्लीट करने का भी प्रेशर बना हुआ है। इस प्रेशर को डील करने में बच्चे काफ़ी तनाव ले रहे हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश माइंड और टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेबस भी तैयार होगा और परीक्षाएं भी काफ़ी अच्छी होंगी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि एमपी बीएससी की तरफ से जारी टाइम टेबल के मुताबिक एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी 2025 से शुरू होंगी, जो कि 21 मार्च 2025 तक चलेंगी। परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक। वहीं एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं को लेकर बात करें तो ये परीक्षा 25 फरवरी से शुरू हो रही है, जो कि 25 मार्च तक चलेंगे। इस साल एमपी बोर्ड ने नकल रोकने के लिए कई बड़े कदम भी उठाए। आंसर शीट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर आंसर शीट की सिलाई खुलती है तो इसे नकल के दायरे में रखा जाएगा। साथ ही परीक्षा से पहले पेपर पुलिस स्टेशन से निकाले जाएं और सीधे एग्जाम सेंटर पहुंचाए जाएं। ध्यान रहे कि बोर्ड परीक्षा में इस साल किसी भी छात्र को सप्लीमेंट्री कॉपी भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि इस बार आंसर शीट का आकार साइज बढ़ा दिया गया है। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर बात करें तो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। सीबीएसई की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इस बार भी खास बात यह है कि सीबीएसई बोर्ड पिछले 2 साल की तरह इस बार रिजल्ट में स्टूडेंट को मार्क्स की बजाय ग्रेड ही दे रहा है। ग्रेड से ही मार्क्स का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए कि स्टूडेंट को A1 ग्रेड मिलता है तो इसका मतलब होता है कि उसे 91% से 100% के बीच मार्क्स मिले हैं। इसके अलावा A2 ग्रेड अगर किसी बच्चे को मिलता है तो इसका मतलब होता है 81% से 90% के बीच उस बच्चे को मार्क्स मिले हैं। वहीं किसी स्टूडेंट को E1 ग्रेड मिलता है तो उसका मतलब होता है कि वो बच्चा फेल हो गया। 21 पर ये बच्चा फेल हो गया है तो कहीं ना कहीं ग्रेड के आधार पर अब सीबीएसई बोर्ड अपना रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड तैयार करके यहाँ पर बच्चों को देता है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है, बोर्ड एग्जाम्स, तैयारी, टेंशन और फ्रेश माइंड। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, जिसको लेकर तैयारियां पुरजोर तरीके से हो रही हैं। छात्र छात्राएं अपना सिलेबस तैयारी करने में जुटे हुए हैं और कहीं ना कहीं इस बात का तनाव है कि आखिर एग्ज़ाम में क्या होगा, सिलेबस तैयार हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से टिप्स देने की बात जब निकल कर सामने आती है तो यही कहा जाता है कि फ्रेश माइंड से टेंशन फ्री होकर अगर एग्ज़ाम की तैयारी करें तो एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर होगा। एमपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं फरवरी में, जो कि मार्च तक चलेंगी। इसको लेकर सिलेबस पूरा करने का दबाव कहीं ना कहीं बच्चों पर है। स्कूल भी तैयारियां करता नजर आ रहा है एग्जाम्स को लेकर। बोर्ड परीक्षाओं में एक बार फिर रूल्स बदलने की बात निकलकर सामने आ रही है। एमपी बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर बच्चों को सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो मेन आंसर शीट है उसका आकार बढ़ा दिया गया है। और एक ख़ास बात और यहाँ पर लागू कर दी गई है कि अगर मेन जो आंसर शीट है उसकी सिलाई कहीं से निकली हुई पाई गई तो उसको नकल माना जाएगा। और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ टेंशन है बच्चों में, किस तरह के सवाल निकल रहे हैं, क्या कुछ माइंड में चल रहा है, तैयारियां कैसे करें, ऐसे कुछ कई सवालों को लेकर जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पूनम तिवारी रहेंगी, जो कि मनोवैज्ञानिक है। पूनम जी, स्वागत है न्यूज़ में आपका। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। और साथ में रहेंगे पुनीत वशिष्ठ जी, जो कि प्रधानाचार्य हैं स्कूल के। पुनीत जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। शुरुआत आप ही से करेंगे पूनम जी कि जिस तरह से एग्जामों को लेकर स्ट्रेस बच्चे यहाँ पर लेते दिखाई देते हैं, टेंशन लेते दिखाई देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है वो यही है कि आखिर सिलेबस तैयार करें तो करें कैसे, और जो पढ़ाई की है उससे एग्ज़ाम पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। जी पूनम जी। जी, जी, जी। जैसा कि मैं इतनी देर से सुन रही थी कि जी इस बार की जो परीक्षाओं को लेके थोड़ी-सी नई तैयारियां भी बोर्ड ने की हैं और बच्चों में जो तनाव है कि सिलेबस कैसे पूरा होगा, कैसे परीक्षाएं में जी अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं,
तो मैं सबसे पहले बच्चों से शुरू करूंगी, जी उसके बाद कुछ बात पेरेंट्स के लिए भी करना चाहूंगी। बिल्कुल। मैं ये चाहूंगी कि जो बच्चे अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो जिस तरीके से उनकी जो पढ़ाई का तरीका है, उस पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करें और उसको तरीके से, जैसे बच्चे, कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे बुक से भी पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल। कुछ लोग ट्यूशन से भी पढ़ रहे हैं, तो एक जो पारंपरिक तरीका है उससे हटके एज ए साइकोलॉजिस्ट मेरा मानना है कि बच्चे 3 तरह से चीजों को फॉलो करें। जी सबसे पहले जो विषय है उस विषय को आप पढ़ें और एक बार में उसको पूरा पढ़ें। पढ़ते समय अपने पास एक कॉपी रखें, पेंसिल रखें, पेन रखें। तो जिस समय आप एक सरफेसली पढ़ रहे हैं, सतही तौर पर आप उसकी रीडिंग कर रहे हैं, उस समय बच्चे जो जो चीजें उनको हैवी लगती हैं, समझ में नहीं आती हैं, उस पर वो पेंसिल से निशान बनाएं। जी उस निशान बनाने के बाद सेकंड स्टेप पर वो 3 बार, जो मैं स्टेप बताने जा रही हूँ, बच्चे ध्यान से सुने, और इससे मेमोरी भी अच्छी होती है जी और परीक्षा के समय रिकॉल करना आसान होता है। तो उसके बाद वो जो निशान लगाया है जिन चीजों को, उसको उस कॉपी पर, जो नोटबुक उन्होंने अपने पास रखी है, उस पर नोट कर लें। जी थोड़ी देर के लिए जो मेन बुक है, जो मेन कोर्स की आपकी कॉपी या बुक है, जो भी नोट्स हैं, जी उनको साइड में रख दें और जो पॉइंट्स आपने नोट किए हैं कॉपी पर, उनको पढ़ें। जी और जब एक बार वो समझ में आ जाए तो वापस पूरी जो मेन कोर्स की बुक है उसको पढ़ें। ये है पढ़ने का एक तरीका जिसमें जी मेमोरी इम्प्रूव भी होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है, और एग्जाम के दौरान रिकॉल आसान होता है, और हम स्टेप बाय स्टेप अपने ब्रेन को मेंटेन कर लेते हैं। जी क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि घबराहट में पढ़ते तो बहुत है, जी लेकिन समय पर उन्हें याद नहीं रहता, बिल्कुल। और उसकी वजह से एग्जामिनेशन में वो भूल जाते हैं। और जिस समय एग्जाम कंप्लीट होने का टाइम आता है, उस समय कहते हैं कि अब वो मुझे याद आ रहा है। वो इसलिए आ रहा था कि लॉ ऑफ एसोसिएशन, यानी पढ़ने का जो तरीका था, जो ब्रेन में मेंटेनेंस थी, वो प्रॉपर नहीं की थी। जी तो एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं उनसे ये कहूंगी कि पढ़ने का तरीका चेंज करें। जो ये इन्होंने पढ़ लिया, जो 3 स्टेप फॉलो किए थे, उसका रिहर्सल करें, बिल्कुल। तो और एग्जाम काफी में अच्छी याद बात, बिल्कुल रहेगा पूनम जी, यहाँ और ये पर जी अच्छा आएगा। इसको एक तरीका, इसको एक टेक्निक कहा जाता है साइकोलॉजी में, PQRST टेक्निक। जी पहले प्रीव्यू करें, फिर क्वेश्चन करें, फिर रीड करें, फिर चेक करें, है ना, जी। फिर वो आगे उसको मेंटेन करें। चलिए बिल्कुल। तो इस तरह बच्चों बिल्कुल की पूनम जी, मैं फिर रुक करूंगा। पुनीत जी हमारे साथ जुड़े। पुनीत जी, जिस तरह से बच्चों पर कहीं ना कहीं इस बात का प्रेशर रहता है कि हमें जल्द से जल्द एग्जाम की तैयारी करने के लिए पूरा सिलेबस करना है और एग्जाम के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको लेकर भी अच्छी तरह से सीखना है, याद करना है और उसकी प्रैक्टिस भी करना है कहीं कहीं, लेकिन इसके अलावा स्कूल्स पे भी कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है कि हमारे बच्चे जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें, उनकी तैयारियां सही तरीके से हों। तो किस तरह देखना है बोर्ड एग्जाम्स को, पुनीत जी? थैंक यू सो मच। जी बेसिकली जो एग्जाम्स होते हैं वो एक स्ट्रेस बच्चों के लिए लेकर आते हैं। पूनम मैडम ने भी ये सब चीजें भी बताई है कि किस तरह से रिवाइज करना है, किस तरह से याद करना है। बट जो जीनियस कैटेगरी वाला बच्चा है, जो जिसको मानते हैं कि 80% से ऊपर वाले, 90% से ऊपर वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन वो जी नंबर बहुत कम है। उससे नीचे परसेंटेज वाले जो बच्चे हैं, उसका एक ग्रुप काफी बड़ा है, वो नंबर काफी ज्यादा है। उनके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे एग्जामिनेशन आते हैं, उनके स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि जो उनको याद याद होता है वो भी वो भूल जाते हैं। जी तो ऐसी स्थिति में स्कूल भी इस बात को समझे, पेरेंट्स भी इस बात को समझे, और वो बच्चा भी समझे कि उसकी कैपेबिलिटीज क्या है। जैसे अगर किसी की हाइट ज्यादा है तो वो बास्केटबॉल के लिए अच्छा प्लेयर है, वो एक शॉर्ट हाइट वाला बच्चा बास्केटबॉल अच्छा नहीं खेल सकता। जी एक्सेप्शन हो सकते हैं। तो कैपेबिलिटीज के हिसाब से जिनकी परसेंटेज कम आते हैं, जिनके मार्क्स कम आते हैं, ऊपर से उनको ये स्ट्रेस दे देना कि आपको 70 to 80 में आना है, 80 से, और वो भूल जाते हैं एग्जाम दौरान में। तो जी स्कूल तैयारी कर रहे हैं, पेरेंट्स भी तैयारी कर रहे हैं, बट एज ए स्कूल हम इस चीज का विशेष ख्याल रखें, पेरेंट्स का ख्याल रखें कि हम अपने बच्चों को किसी भी तरह से, ऑलरेडी स्ट्रेस में है वो, उनके पास प्रेशर है, कि और ज्यादा स्ट्रेस हम उनका ना बढ़ाएं। जी बिल्कुल। काफ़ी कुछ वाकई बच्चों के बीच में भी सवाल यहाँ पर निकल कर सामने आते हैं, उनका कहीं ना कहीं समाधान निकालने की कोशिश भी की जाती है। पूनम जी, जिस तरह से पुनीत जी ने भी ये बात कही कि कहीं ना कहीं जी एक बच्चों के दिमाग पे एक टारगेट रहता है कि हमें इतना परसेंटेज लाना है, बिल्कुल, हाँ क्योंकि जी, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो अपना एक टारगेट लेकर चलते हैं 95 to 100 मार्क्स
परसेंट मार्क्स हमें यहाँ पर लेकर आना है। लेकिन जो उनसे कम दर्जे के बच्चे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी एक मंशा एक ये रहती है, खासकर उनके पेरेंट्स को भी लेकर बात करें कि ज़्यादा मेहनत अगर करें, पास हो जाओ, 60% ले आए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। ऐसे जो एक टारगेट, एक लेवल जो बना रहता है बच्चों के बीच में, उसको किस तरह से आके और बच्चे इसको किस तरह से समाधान के तौर पर ले सकते? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, जी मैं ये एज ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की जी बात कर रही हूँ। मैं चाइल्ड साइकोलॉजी में हर बच्चा ये जानता है कि उसका लेवल क्या है। बिल्कुल। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब पेरेंट्स अपनी इच्छाएं थोपते हैं कि फला बच्चा इतने परसेंटेज ला रहा है, तुम्हें भी इतना लाना है जी ना। और या कोई और आप इंसेंटिव बच्चे के सामने प्रोवाइड करते हैं कि 10th में 12th में इतना लाने पर आप मेहनत कीजिए, तो हम बच्चे को मोटिवेट, तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी बन जाती है, स्कूल की भी ड्यूटी बन जाती है जी कि बच्चे को पेरेंट्स भी जानते हैं, स्कूल भी जानते हैं कि उसके सामने हम कितना बड़ा टारगेट रखें। हमको बच्चे से ये कहना है कि आप अच्छी मेहनत करें, अपनी तैयारी करें, अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करें, न कि ये कि फलाने के 90% आए उससे कम नहीं आना चाहिए। जी तो पेरेंट्स भी अपनी इच्छाएं या अपनी अपेक्षाएं बच्चों पर ना थोपें, बच्चों को सहयोग करें पढ़ने के लिए, उनके अभ्यास करने के लिए और उनको और तरीके सुझाने के लिए, क्योंकि जितना कूल माइंड रह के वो तैयारी करेंगे, है ना, जी उतना अच्छा उनकी परफॉर्मेंस होगी। अगर हम प्रेशर क्रिएट कर देंगे बच्चों के ऊपर, तो बच्चों की तैयारी अच्छे होते हुए भी वो पढ़ेंगे भी बहुत, लेकिन परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएंगे, जी क्योंकि जब स्ट्रेस का लेवल हाई हो जाता है तो परफॉर्मेंस का लेवल डाउन हो जाता है। जी बिल्कुल। इसलिए एक ऑप्टिमम लेवल, एक सामान्य लेवल स्ट्रेस का होना चाहिए। स्ट्रेस जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव स्ट्रेस, स्ट्रेस जब नेगेटिव स्ट्रेस का रूप ले लेगा तो परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए बच्चों के जो जो मीडियम बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, उनको मेरी सलाह है कि वो अपने को जानते हैं कि कितने समय में वो कितना याद कर सकती हैं और कौन सी चीजें उनको समझ में आनी चाहिए, तो वो उसको भी माने। और जी ना समझ में आने पर जो उनका ट्यूटर है, उनके पेरेंट्स हैं, या उनका कोई स्कूल टीचर है जिसको वो बहुत समझते हैं, जो उनकी बात को सुन सकते हैं और उन्हें सलाह दे सकती है, जी उनके कांटेक्ट में भी रहें। और मेरे साथ, चूंकि आप जब भी चाहेंगे, अगर कोई सलाह की बात, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं उस तरह की बात बच्चों के सामने, जी एक बच्चों के ग्रुप के साथ भी शेयर कर सकती हूँ बिल्कुल। कि बच्चे अपना लेवल में जानते हैं कि उन्हें एक समय में कितनी तैयारी कर सकते हैं, कैसे भूलते हैं, उन्हें लिख के ज्यादा याद होता है, सुन के ज्यादा याद होता है, या बार बार रट के ज्यादा याद होता जी है। तो तीनों चीजों में से जो चीज उन पर लागू होती है उस पर वो फोकस करें, किसी की कॉपी ना करें। जी ये मेरी सलाह है। बिल्कुल। बच्चों पर कहीं ना कहीं स्ट्रेस दोहरा नहीं बल्कि तिहरा और कई तरीके से देखने को मिलता है जब एग्जाम्स करीब आते हैं। एक वो जिस तरह से पूनम जी आपने भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स उनके ऊपर प्रेशराइज करते हैं कि नहीं इस तरह जी जी सिलेबस पढ़ो और ये पढ़ के तुम्हें एग्जाम की तैयारी करना। दूसरा, बच्चों को खुद अपने सिलेबस को लेकर कहीं ना कहीं टेंशन तो बना रहता है कि आखिर कम वक्त में हम अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। एक तीसरा बिंदु और निकलकर सामने आता है, मुझे लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है स्कूलों से संबंधित। क्योंकि आज रेपुटेशन को लेकर स्कूल, हर एक स्कूल ये चाहता है कि हमारे बच्चों का जो पासिंग परसेंटेज है वो हाई लेवल पर जाए ताकि एक अलग रेपो मार्केट में बनती दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं स्कूल लेकर भी स्कूल बच्चों को प्रेशराइज करते, खास करके उन बच्चों को जो क्रीमी लेयर नहीं है। हम्म। जी पूनम जी। जी जी जी, जो बच्चे क्रीमी लेयर नहीं है, उन पर उनका फोकस रहता है। उनको, चूंकि उनका लगता है कि मेरी रेपुटेशन जी हमारे स्कूल की गिरे ना, है ना। जी हाँ, तो उसके लिए वो प्रेशर तो देते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए और स्कूल वालों के लिए भी मेरा यहाँ से एक संदेश है कि वो जो स्कूल, आप बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं, बच्चों से स्कूल है, जी स्कूल से बच्चे नहीं है। अगर बच्चों की प्रोग्रेस रुक गई, ग्रोथ रुक गई, या स्कूल के रोल से हम का कोई ऐसा नेगेटिव रोल हो गया जिससे बच्चे अपनी परफॉर्मेंस देने से डरने लगे, जी किसी भी प्रकार का डर, किसी कहीं भी ना कहीं प्रकार बच्चों का में हीन तनाव, भावना भी आ जाती है और ना पूनम जी। कभी भी हीन भावना, हीन बिल्कुल भावना इसलिए आ रही है कि आप एक को मोटिवेट कर रहे हैं। बिल्कुल। यही बात मैं स्कूल को संदेश देना चाहती हूँ कि स्कूल के नजरिए में जो प्रशासन है, स्कूल प्रशासन है, वो अगर बच्चों को क्लास में बांटना शुरू कर देगा तो वो एक अच्छा स्कूल नहीं है, एक अच्छा प्रशासन नहीं है,
और वो समाज के हित में नहीं है। जी। अगर वो वास्तव में मानवता के साथी हैं और शिक्षा की का संदेश दे रहे हैं, तो उनसे मेरा निवेदन भी है, उनको संदेश भी है और एक ये सलाह भी है कि वो इस तरह का कोई भी मैसेज बच्चों के बीच में ना भेजें। जी, बिल्कुल। बच्चे एक हैं और बच्चों को करें कि जो बच्चा एवरेज है। और एक और मैं इम्पोर्टेंट बात बता दूं आपको यहाँ, कि आज की मतलब ये साइकोलॉजी कहती है कि जितना भी जीनियस बच्चा होता है वो उसका अचीवमेंट लेवल कभी भी बहुत हाई नहीं होता। जी। जिसका अचीवमेंट लेवल हाई होगा वो कम डिफिकल्ट लेवल को पसंद करता है। जो एवरेज बच्चा होता है वो हाई डिफिकल्ट लेवल को पसंद करता है। सिविल सर्विसेज में जाने वाले 70% एवरेज बच्चे होते हैं। बिल्कुल, चलिए ये पुनीत जी, बिल्कुल पुनीत जी, जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि आप भी एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपके ऊपर भी कई सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। बच्चों का जो सिलेबस है कम वक्त में तैयार करके उनको रिवाइज भी करना है, और उसके अलावा जो प्री बोर्ड्स के अलावा जो तैयारियां हैं उनको भी फोकस यहाँ पर करते दिखाई देती हैं। तो एक प्रिंसिपल के तौर पर क्या कुछ फॉर्मूले अपनाए जाना चाहिए कि बच्चे कम स्ट्रेस के साथ साथ अच्छी और रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई कर सकें? सर ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा जी। है, और शायद अभी क्वेश्चन के ऊपर अभी डिस्कशन चला भी था कि जो फर्स्ट का प्रेशर है ये, और इस जी। सोसाइटी में खाली स्कूलों में नहीं है, ये हर जगह फर्स्ट का प्रेशर है। जी। अगर आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप हाईएस्ट कैटेगरी के ऑफिसर्स हैं, तो आपका प्रोटोकॉल अलग होता है, लेकिन आप उसी ऑफिस में अगर अकाउंटेंट हो तो आपका कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। बिल्कुल। तो ये जो फर्स्ट का प्रेशर है हमारी सोसाइटी में है, और सोसाइटी ही ये प्रेशर क्रिएट करती है स्कूलों के ऊपर। स्कूल चाहे वो छोटा स्कूल हो या बड़ा स्कूल हो, उसके लिए सभी बच्चे अपने होते हैं। जब एक टीचर एक क्लास में पढ़ाता है तो कभी वो टॉपर को अलग से नहीं पढ़ाता है, या जो वीक बच्चा है उसके लिए पढ़ाई खत्म नहीं कर देता है, वो सबको इक्वल पढ़ाता है। तो सिमिलरली एक प्रिंसिपल या एक एडमिनिस्ट्रेटर के नाते सबकी अप्रोच सबके लिए बराबर ही होती है। जी। तो हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये जो चेंज होने की, जो आपने क्वेश्चन उठाया, इसका आंसर वास्तव में मिलना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। क्यों नहीं हमारी पॉलिसी ऐसी बनती कि हम टॉपर को, फर्स्ट रैंकर को मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और आईआईटी और मेडिकल हॉस्पिटल उसमें एडमिशन दे देते हैं? क्यों नहीं किसी एवरेज बच्चे को देते? हम बच्चों में फियर निकले, जी। क्यों नहीं हम किसी अखबार में जो फोटो खिंचता है टॉपर बच्चे का इंटरव्यू होता है, क्यों नहीं हम किसी एवरेज बच्चे का इंटरव्यू हम करते? तो ये सब चीजें एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप में हमें देखनी पड़ेगी। तो ये जो फर्स्ट का प्रेशर है ये सोसाइटी में पूरी तरह से व्याप्त है। जहां तक आपने प्रिपरेशन की बात की कि जी। हम लोग क्या क्या तैयारी करा रहे हैं, सभी स्कूल प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 कराते हैं। वो ध्यान करके कराते हैं कि जो बच्चा एवरेज है किसी तरीके से, उसके लिए पेपर अलग से बनाए जाते हैं। उसको उस पोर्शन को, डिफिकल्ट पोर्शन को, ये बच्चों को भी सलाह दी जाती है कि सपोज किसी का पर्टिकुलर मैथ्स में कोई पर्टिकुलर एरिया वीक है और एक एरिया ऐसा जिसमें उसको बहुत डिफिकल्टी है, तो डिफिकल्टी वाले पोर्शन को छोड़ दे और जो थोड़ा वीक उस पर काम करे, और जो बेटर उसको और बेटर कर ले, ताकि एक अच्छे रेस्पेक्टेबल मार्क्स को लेकर के आए। तो ये स्कूल सभी लोग तैयारी कराते हैं, और सभी का एक ही उद्देश्य है, पेरेंट्स का भी, बच्चों का भी, बच्चे अच्छा करें। लेकिन फर्स्ट के प्रेशर से बचने के लिए ये सभी को काम करना होगा, चाहे पेरेंट्स हो, मैं स्कूल भी अपनी इसमें जिम्मेदारी मानता हूँ। हम सभी स्कूलों को भी इसमें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि स्कूल समाज को बनाता है, लेकिन समाज से ही बच्चे स्कूल के पास आते हैं। ये बच्चे कहीं अलग से नहीं आ रहे हैं। तो पूरे समाज में चेतना की जरूरत है कि फर्स्ट का प्रेशर, ये जो रैंक का प्रेशर, ये हटना चाहिए। बिल्कुल, पूनम जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही है कि बच्चों से स्कूल है, स्कूल से बच्चे नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल। पूनम जी क्या कहेंगे, क्योंकि ये जिस तरह से हमने चर्चा की अब तक, तो एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए, स्कूल में, घर में, कोचिंग में, या जो ऑनलाइन पढ़ाई हो या फिर खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो किताबों से या अपने नोट से, उसको लेकर क्या कुछ टिप्स अपनाए जाने चाहिए। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने आती है, बच्चे ने तैयारियां कर ली, एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गया, एग्ज़ाम हॉल में एंट्री भी कर ली, क्वेश्चन पेपर हाथ में ले लिया, उस वक्त क्या कुछ टिप्स बच्चे को अपनाए जाने चाहिए ताकि फ्रेश माइंड और स्ट्रेस फ्री होकर पेपर को सॉल्व कर सके? हाँ जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके लिए ये एक और महत्वपूर्ण बात भी है क्वेश्चन के साथ, जी। कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ होने के बाद भी एग्जामिनेशन हॉल में जब घुसते हैं धड़कते दिल से और पेपर हाथ में, जब वो अच्छा लिखना शुरू कर देंगे और जिस तरफ से उनका दिमाग ब्लैंक हो गया था, उतनी देर में वो रिकॉल लेवल भी, जो रिकॉल सेंटर है हमारे ब्रेन का, वो मेंटेन हो जाता है और थोड़ी देर में उसकी भी चेन बनना शुरू हो जाती है। जी। वो जो चूंकि बिल्कुल याद है, क्रिस्टल क्लियर है, उसको जब हम लिख रहे होते हैं
उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन दूसरे क्वेश्चन के आंसर की तैयारी कर लेता है जी। और ये चेन बन जाती है। और टाइम मैनेजमेंट रखें, सबसे पहले कोशिश करें कि क्वेश्चन पर पूरा हल करें। और बिल्कुल। उसको हल करने का तरीका ये है कि अगर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा है और एक थोड़ा कम आ रहा है तो आपने कम वाला छोड़ दिया, छोड़े नहीं, क्योंकि जिसको जो पूरा अच्छा आ रहा है अगर वो 10 नंबर का है तो 10 से ज्यादा मार्क्स नहीं दे सकता, और दूसरा जो आपने छोड़ दिया उसमें 10 आप लूज कर देंगे। जी। तो 10 वाले को मेंटेन रखें और जिसमें कम आ रहा है उसको भी लिखें, तो वो 10 में से कम 5 मार्क्स तो आपको दिलाएगा ही। जी। तो इसलिए क्वेश्चन को छोड़े ना, जंप ना करें, जितने क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट जरूर करें। जी। ऐसे में जो इवेल्युएशन करता है वो प्रॉपर तरीके से आपको मार्क्स दे सकता है, क्योंकि 10 में से आपको 10 नहीं देगा, 8 देगा। जी। लेकिन जिसमें 10 वाले में जिसमें आपने कम अच्छा लिखा है उसमें भी आपको 5 मार्क्स मिल ही जाएंगे। जी। तो इस तरह से आपका स्कोर भी बढ़ेगा, क्वेश्चन पेपर भी आप पूरा समय से कर पाएंगे। समय का विशेष ध्यान रखें, बगल वाले पर ना झांकें कि वो क्या कर रहा है, ना उससे स्ट्रेस लें। जी। अपने अंदर का जो भी है उसे निकाल दें। दो चीजें होती हैं, बच्चे लगता है कि कम अच्छा याद रहा। मेमोरी का 2 पार्ट होता है, रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी और रिप्रोडक्टिव मेमोरी। जी। रिप्रोडक्टिव में आपने जैसा याद किया वैसा लिख देते हैं और रिकंस्ट्रक्टिव में थोड़ा सा जोड़ के लिख देते हैं। दोनों ही मेमोरी का पार्ट है और दोनों ही चीजें आपकी सही होती हैं। चलिए तो बिल्कुल। मेरा बच्चों से मानना ये है जी। कि आप अपने पर काम करें और रेगुलरिटी रखें, रिवीजन जरूर करें, नियमित रखें कि कल हमने पढ़ लिया अब 4 दिन बाद पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। चलिए अगर बिल्कुल। आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा है तो नियमित उसका अभ्यास, चलिए। रिहर्सल जरूर करें। जी बिल्कुल पुनीत जी, एग्जाम्स जब जब हुए हैं तब तक कुछ ना कुछ रूल्स को लेकर अगर बात की जाए तो नियम बदलने की बात भी निकल कर सामने आती है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी, नियमों को फॉलो करने के लेकर आप भी अपने हिसाब से मैनेजमेंट करते हैं यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार अगर एमपी बोर्ड में देखा जाए तो सप्लीमेंट्री कॉपी ना देने की बात निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि जो मैन आंसर शीट है उसका साइज बढ़ा दिया गया है, बच्चों को उसी में पूरा करना है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि एक और जो नियम सामने आया वो ये है कि मैन जो आंसर शीट है अगर कहीं से उसकी सिलाई निकली होगी तो उसको नकल माना जाएगा, उसको कॉपी माना जाएगा। तो जब इस तरह के नियम बनते हैं तो आप एक जिम्मेदार पर्सन होने के नाते, खास करके बच्चों की जिम्मेदारियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो किस पैमाने पर रखना है नियमों को? देखिए, कोई भी जब नियम बनाया जाता है तो उसके पीछे कोई हिस्ट्री होती है। जी। हिस्ट्री ये रही है कि जब भी कॉपी सप्लीमेंट कॉपी बच्चे लेते हैं, 1 2 3 4 4 5 5 तक की सप्लीमेंट कॉपी ली जाती है, और खासकर ये वो बच्चे होते हैं जो अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो उससे एक आइडिया लग ही जाता है कि कॉपी किसी अच्छे बच्चे की है। कभी कभी बच्चा और कॉपी को टाई करते समय या चेकिंग करते समय वो कॉपी मिसप्लेस भी हो जाती है, जिससे जी। अच्छे बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल। तो इन चीजों में ध्यान रखते हुए ये सप्लीमेंट कॉपी को खत्म किया गया। साथ साथ जो रूल आपने अभी बताया, नेचुरल सी बात है, अगर उसकी सिलाई उधड़ी हुई है, इसको कहीं ना कहीं टेम्पर करने की कोशिश की गई है। ये अल्टीमेटली जो अनफेयर वर्क है, जो ऑनेस्ट वर्क है, उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि जो अच्छा बच्चा है उसका कभी नुकसान ना हो, और जो ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग प्रैक्टिसेस में हैं, क्योंकि जो सीबीएसई के या एमपी बोर्ड के जो सेंटर्स बनते हैं जी। वो कभी कभी बहुत इंटीरियर में बनते हैं, जहां तक जो फ्लाइंग स्क्वाड है या दूसरे मॉनिटरिंग सिस्टम है वहां तक कभी कभी पहुंचने में डिले कर जाते हैं। और आपने पास में भी देखा है कि कई बार बोर्ड एग्जाम के पेपर आउट हुए हैं और पूरे नेशनल लेवल पर स्टेट की और पूरे ब्यूरोक्रेसी की, पूरे सिस्टम की एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है। तो इससे ये चीजें रिड्यूस होंगी, और जब भी कोई नियम बनाया जाता है उससे बच्चों का ही फायदा होता है। बच्चों को, स्कूल को ये प्रैक्टिस हमने स्टार्ट की है, बहुत सारी प्रैक्टिस, जैसे प्री बोर्ड हम कराते हैं, जी। तो हमारी जो कॉपी होती है एग्जैक्टली हम उसको उसी तरह से प्रिंट कराते हैं जैसे बोर्ड की कॉपियां होती हैं, जी। उसी तरह से उसमें ग्रेड होती है। जिससे क्या होता है कि जब बच्चा बोर्ड में एग्जाम देने जाता है तो उसको फील नहीं होता कि ये कॉपी अलग है, इसमें एंट्री अलग हो रही है। तो स्कूल भी एग्जैक्टली यही काम करना शुरू पूरा करे। एटमॉस्फेयर देने की कोशिश करते हैं, जो एग्जाम हॉल में रहता है वो आप देने की जी कोशिश करते हैं। जी जी। जी चलिए बिल्कुल। पूनम जी, एक अंतिम छोटी सी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे जी उन जी। बच्चों के लिए जो टेंशन के साथ पढ़ाई की तैयारी करते हैं, छोटा सा जल्दी से? हाँ जी, बच्चों को मेरा यही संदेश है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये लाइफ है, ये चीजें आती हैं, इसको एंजॉय करो और अपनी योग्यता के साथ, आपके अंदर जो क्षमताएं हैं उनके साथ, क्योंकि टेंशन हर काम में अवरोध पैदा करती है। जी। और आप अच्छा करेंगे, बच्चे सभी अच्छे होते हैं, कोई किसी विषय में अच्छा होता है, किसी की परफॉर्मेंस मैथ में अच्छी है, किसी की आर्ट्स में अच्छी है, किसी की फिजिक्स में अच्छी है। तो जिसकी परफॉर्मेंस जिसमें अच्छी होगी वहां से वो मार्क्स को अपग्रेड कर सकता है।
इसलिए बच्चे अच्छे हैं, हीन भावना लाने की आवश्यकता चलिए, नहीं है बिल्कुल। और डॉक्टर इससे आप पूनम तिवारी निरंतर जी आगे और बढ़ेंगे। पुनीत वैश्य जी जी। हमारे साथ जुड़े और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ हमारे दर्शकों के लिए शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो एमपी बोर्ड की परीक्षा हो या दूसरे राज्यों में उनकी बोर्ड की परीक्षाओं के अलावा सीबीएसई बोर्ड को लेकर बात कर लें तो एग्ज़ाम को लेकर तैयारियों में बच्चे जुटे हुए हैं। एमपी बोर्ड की भी तैयारियां जो हैं इसी महीने में शुरू होने जा रही हैं, तो वहीं सीबीएसई की भी 15 तारीख से शुरू होने जा रही हैं। कक्षा 10वीं की बात हो या फिर कक्षा 12वीं को लेकर बात कर लें, बच्चे कहीं ना कहीं परीक्षा में सिलेबस तैयार करने को लेकर जिस तरह से जुटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक टेंशन लेकर भी साथ चल रहा है। लेकिन कहा यही जाता है कि फ्रेश माइंड से स्ट्रेस फ्री होकर अगर आप अपनी तैयारियां करेंगे तो कहीं ना कहीं बाजी मारते ज़रूर नजर आएंगे। लेकिन सिर्फ जिस तरह से देखा जाए कि कहीं ना कहीं जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, उनको फॉलो तो आपको करना ही है, लेकिन एक सिस्टम, एक प्लान भी आपको बनाना है कि आखिर हमें इस सब्जेक्ट की सिलेबस के हिसाब से किस तरह की तैयारियां करना है और उसको अपनी जो क्षमता है, अपने जो सब्जेक्ट जो आप आकलन करते हैं उस हिसाब से कितने पैमाने पर रखते हुए उसको तैयार करना है। तो कहीं ना कहीं ये टिप्स अगर आप अपनाएंगे तो बाजी मारते ज़रूर नजर आएंगे। लेकिन खासतौर पर यही कहा जाता है कि टेंशन फ्री होकर फ्रेश माइंड से अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, तो कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिलती नजर आएगी। आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।